आज हम जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा लिखी गई कहानी अपना अपना भाग्य पढ़ेंगे। दिस इज पार्ट 1 ऑफ स्टोरी अपना अपना भाग्य। आइए कहानी के पात्रों के बारे में जान लेते हैं। बालक, साथी, लेखक, लेखक के मित्र, वकील दोस्त। बालक, यह एक पहाड़ी बालक है। इसकी उम्र 10 वर्ष है। यह नैनीताल के पास एक गांव का रहने वाला है। इसका परिवार बहुत ही गरीब है। इसको तथा इसके परिवार को ठीक से खाना भी नहीं मिल पाता है। ये एक मेहनती लड़का है जो काम की तलाश में नैनीताल आता है, लेकिन अंत में भूख और बर्फीली ठंड के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। साथी, यह उम्र में बालक से बड़ा है। ये भी बालक के ही गांव का रहने वाला है। इसका परिवार भी बहुत गरीब है। यह भी बालक के साथ नौकरी ढूंढने के लिए नैनीताल आता है। कहानी में इसकी भी मृत्यु हो जाती है। लेखक, यह कहानी लेखक जैनेन्द्र कुमार जी ने लिखी तो है ही, ये इस कहानी के एक पात्र भी हैं। ये नैनीताल घूमने गए हैं। इस कहानी के द्वारा लेखक ने गरीब वर्ग की पीड़ा तथा लोगों की स्वार्थ भावना और संवेदनहीनता को उजागर किया है। इस कहानी में इनका पात्र एक स्वार्थी इंसान का है। लेखक के मित्र, ये भी नैनीताल घूमने गए हैं। ये और लेखक दोनों एक ही होटल में ठहरे हैं। ये बालक की स्थिति को देखकर भावुक तो होते हैं, लेकिन ये भी अपने स्वार्थ के कारण उसकी कुछ मदद नहीं करते हैं। लेखक और लेखक के मित्र जब नैनीताल घूमने गए थे, तब वहाँ इन्होंने इस बालक को देखा था और इससे इसके बारे में पूछा था। वकील दोस्त, वकील मीन्स लॉयर। ये नैनीताल घूमने गए हैं। ये लेखक और लेखक के मित्र के दोस्त हैं। जो ये वकील दोस्त हैं वो किसी दूसरे होटल में ठहरे हुए हैं। ये काफ़ी अमीर हैं। इन्होंने बालक को नौकरी देने से मना कर दिया था। इस कहानी का मुख्य पात्र है बालक। अपना अपना भाग्य। भाग्य मीन्स डेस्टिनी। अपना अपना भाग्य मीन्स ईच वंस ओन डेस्टिनी। मतलब सबका अपना अपना भाग्य होता है, अपनी अपनी किस्मत होती है। यह कहानी भारत देश को स्वतंत्रता मिलने से पहले लिखी गई है। इस कहानी के द्वारा लेखक बताना चाह रहे हैं कि हर किसी का अपना अपना भाग्य हो सकता है, पर क्या इसका जिम्मेदार हमारा स्वार्थी समाज नहीं है? इस कहानी में लेखक स्वार्थी धनवान व्यक्तियों के आरामदेह जीवन तथा असहाय गरीब व्यक्तियों की पीड़ा तथा उनके जीवन के संघर्षों के बारे में बताते हैं। कहानी में बताया गया है कि कैसे निर्दयी धनवान लोग गरीबों की परेशानियों को नहीं समझते हैं, बस वे अपना स्वार्थ देखते हैं। और लेखक यह भी बताना चाहते हैं कि कुछ लोग किसी गरीब के दुख भरे जीवन को देखकर भावुक तो होते हैं, पर वे भी गरीबी से जूझते व्यक्ति की सहायता करने की बजाय उसकी स्थिति को अपना अपना भाग्य बताकर हर कोई अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेते हैं। मतलब अपनी अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। तो आइए कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे बेंच पर बैठ गए। यह कहानी लेखक ने लिखी तो है ही, वे इस कहानी के एक पात्र भी हैं, मीन्स एक कैरेक्टर भी हैं। तो जो लेखक हैं और उनके मित्र हैं वो नैनीताल घूमने गए हैं। नैनीताल भारत देश में एक हिल स्टेशन है जो कि बहुत सुंदर है। निरुद्देश्य मीन्स बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी मकसद के, मीन्स एमलेसली। तो जो लेखक और उनके जो मित्र हैं वो नैनीताल सिर्फ घूमने ही तो गए थे, तो वे दोनों बड़े आराम से नैनीताल की वादियों में काफ़ी देर तक घूम रहे थे। अब काफ़ी देर घूमने के बाद, देखने के बाद जब संध्या का समय हुआ, मतलब जब शाम हुई, तो वे दोनों सड़क के किनारे जो एक बेंच रखी थी उस पर बैठ गए। अब इस समय नैनीताल में सर्दी का मौसम हो रहा था। तो सर्दी का मौसम था, पहाड़ी इलाका था, चारों तरफ कोहरा था, मतलब फॉग था, काफ़ी ठंड हो रही थी। तो लेखक और उनके मित्र यहाँ बेंच पर बैठकर नैनीताल के सुंदर वातावरण का आनंद ले रहे थे। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रुई के रेशे से
भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंग कर कभी वे नीले दिखते, कभी सफ़ेद, और फिर ज़रा अरुण पड़ जाते, जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे हों। तो यहाँ लेखक हमको बहुत ही सुंदर तरीके से सर्दी के मौसम में नैनीताल की एक बहुत ही ठंडी, धुंधली, मनमोहक, मतलब मन को मोह लेने वाली शाम के बारे में बता रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए एक हिल स्टेशन में विंटर सीजन की वेरी कोल्ड एंड मिस्टी इवनिंग को, जब बस सनसेट होने ही वाला हो। लगभग ऐसा वातावरण था। पहाड़ी इलाका था, सर्दी का मौसम था, चारों तरफ कोहरा था, मतलब फॉग थी, काफ़ी ठंड हो रही थी। रुई के रेशे से, रुई मीन्स कॉटन, रुई के रेशे मीन्स कॉटन के जो फाइबर होते हैं वो। तो लेखक बताना चाह रहे हैं कि आसमान में जो बादल थे वो बहुत ही हल्के, मुलायम लग रहे थे। मतलब क्लाउड्स काफ़ी सॉफ्ट कॉटन फाइबर की तरह लग रहे थे। भाप से बादल, भाप मीन्स वाटर वेपर, मीन्स आकाश में जो बादल थे वो भाप की तरह लग रहे थे, वाटर वेपर की तरह लग रहे थे। बारिश नहीं हो रही थी, पर ऐसा लग रहा था कि हवा के कण कण में बारिश थी। मीन्स द प्लेस वॉज वेरी कोल्ड एंड मिस्टी। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। तो लेखक बता रहे हैं कि शाम हो चुकी है, सूरज ढलने जा रहा है और अब बस अंधेरा होने जा रहा है, मतलब रात होने वाली है, ऐसा वातावरण था। तो रुई के रेशे से भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक घूम रहे थे। बेरोक मीन्स बिना रुके हुए। जैसे कि नैनीताल एक हिल स्टेशन है और काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पर है, काफ़ी हाई ऊंचाई पर है। तो वहाँ कई बार ऐसा लगता है कि जैसे जो बादल हैं, हम बादलों के बीच में हों। तो लेखक कह रहे हैं कि हल्के, मुलायम से, सॉफ्ट से, भाप जैसे बादल वो बिना रुके हुए उनके सिरों को टच करके उनके पास से होकर निकल रहे थे, घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंग कर कभी वे नीले दिखते, कभी सफ़ेद, और फिर ज़रा अरुण पड़ जाते, जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे हों। हमारे यहाँ पर किसके लिए आया है? लेखक और उनके मित्र के लिए। क्योंकि अब इस समय शाम हो रही है, सूरज बस ढलने ही जा रहा है और थोड़ी देर बाद बस अंधेरा होने ही वाला है, रात होने वाली है। तो इस समय प्रकाश बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब रोशनी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इस हल्के से प्रकाश में बादल कभी नीले दिखते, मतलब कभी ब्लू कलर के दिखते, कभी सफ़ेद दिखते, मतलब वाइट कलर के दिखते, और फिर ज़रा अरुण पड़ जाते थे। अरुण मतलब लाल रंग, और कभी बादल लाल से दिख रहे थे, जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे हों। तो लेखक को इन सब बातों से ऐसा एहसास हो रहा था कि जैसे जो बादल हैं वो उनके साथ खेलना चाह रहे हों। 5, 10, 15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का कोई इरादा ना मालूम हुआ। मैंने झुंझला कर कहा, चलिए भी। अब लेखक और उनके मित्र को बैठे बैठे बहुत समय हो गया था। वे दोनों बैठकर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे थे और अब धीरे धीरे करके रात भी हो गई थी। तो लेखक के मित्र थोड़ी देर और बैठने के लिए कहने लग गए, कह रहे चलो जरा 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट थोड़ी देर और बैठ जाते हैं। लेकिन ऐसे करते करते बहुत समय हो गया, लेकिन लेखक के मित्र वहाँ से उठने को तैयार ही नहीं हो रहे थे। और अब क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, तो अब लेखक वहाँ से उठने के लिए कह रहे हैं, जिससे कि वो जल्दी से अपना होटल में पहुँच जाएं और होटल में जाके दोनों लोग आराम करें। लेकिन मित्र के उठने का कोई इरादा ना मालूम हुआ। लेकिन लेखक बता रहे हैं कि जो उनके मित्र थे, उनको वहाँ पर बैठकर प्राकृतिक सौंदर्य को देखने में इतना आनंद आ रहा था, वो इतना ज़्यादा उन्हें अच्छा लग रहा था वहाँ पर बैठकर, कि वहाँ से उनके मित्र का उठने का मन ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था उनका कुछ इरादा है उठने का भी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो लेखक के मित्र हैं वो प्रकृति प्रेमी हैं, मतलब उनको नेचर को देखना काफ़ी अच्छा लगता है। मैंने झुंझला कर कहा, चलिए भी। तो लेखक अब बहुत
इरिटेट हो रहे थे, बहुत ज़्यादा झुंझला रहे थे। उन्हें लग रहा था भाई अब चलो। तो लेखक ने उनके मित्र से कहा चलिए भी, कि अरे भाई बस अब बहुत हो गया, काफ़ी देर देख लिया, काफ़ी देर हम लोगों ने एंजॉय कर लिया, हम बहुत देर से घूम रहे हैं, बहुत कुछ हमने देख लिया, अब इतनी रात हो गई है, ठंड भी बढ़ रही है, तो अब चलो। अरे ज़रा बैठो। तो लेखक के मित्र लेखक से क्या कह रहे हैं, अरे और बैठ जाओ थोड़ी देर, अभी चलते हैं। हाथ पकड़कर ज़रा बैठने के लिए जब ज़ोर से बैठा लिया गया तो और चारा न रहा। सनक से छुटकारा पाना आसान न था और ज़रा बैठना भी ज़रा न था। तो लेखक के मित्र ने उनको ज़बरदस्ती बैठा लिया कि अरे ज़रा बैठो। तो अब जब हाथ पकड़ के उन्होंने ज़बरदस्ती बैठा लिया तो लेखक कह रहे हैं कि फिर तो उनको बैठना ही पड़ा, तो और चारा न रहा, मतलब उनको फिर और बैठना पड़ा थोड़ी देर। सनक से छुटकारा पाना आसान न था और ज़रा बैठना भी ज़रा न था। तो लेखक कह रहे हैं कि जो ये उनके मित्र की सनक थी, ये सनक किस चीज़ को बता रहे हैं, उनकी धुन को। मतलब वो वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देखने में उनके मित्र इतने लीन हो गए थे कि उनका वहाँ से बस अब उठने का मन ही नहीं कर रहा था। तो लेखक इस चीज़ को उनकी सनक बता रहे हैं कि मतलब इनको तो बस धुन हो गई प्राकृतिक सौंदर्य को देखने की और यहीं पर बैठे रहने की, ये जाना ही नहीं चाह रहे यहाँ से। तो लेखक कह रहे हैं कि अब भैया वहाँ पे उनको वहाँ से उठाना आसान ना था, मतलब ये उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे उनके मित्र, और ज़रा बैठना भी ज़रा ना था। और कह रहे हैं कि लेखक के मित्र बार बार कह रहे हैं अच्छा थोड़ी देर बैठो, थोड़ी देर बैठ जाओ, फिर चलते हैं। तो कह रहे हैं उनका थोड़ी देर नहीं था, बहुत टाइम से वो बैठे हुए हैं। और थोड़ी देर कर करके ऐसा नहीं कि वो थोड़ी देर है, वो काफ़ी देर अभी और बैठे भी रहेंगे, उनका काफ़ी देर अभी और बैठने का मन कर रहा है। तो कह रहे हैं कि ज़रा बैठना भी ज़रा ना था, मतलब वो कह रहे हैं कि थोड़ी देर और बैठ जाओ, लेकिन वो थोड़ी देर उनकी थोड़ी देर नहीं है, वो बहुत अभी यहाँ पर लंबी टाइम तक बैठना चाहते हैं, उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर। लेखक के मित्र को चुपचाप बैठे तंग हो रहा था, कुड़ रहा था कि मित्र अचानक बोले देखो वह क्या है। और लेखक अपने वहाँ पर चुपचाप बैठे हुए थे, तो वो चुपचाप बैठे बैठे तंग हो रहा था। तो लेखक वहाँ पे चुपचाप बैठे बैठे बड़े परेशान हो गए, कुड़ रहा था, और लेखक को फिर चिढ़ भी मच रही थी, वो इरिटेट हो रहे थे। तभी जो लेखक के मित्र थे वो एकदम सडनली बोले, अचानक बोले देखो वह क्या है। लेखक के मित्र को कुछ दिखाई पड़ा होगा, तो उन्होंने लेखक से कहा देखो जरा वो क्या है। मैंने देखा कि कोहरे की सफ़ेदी में कुछ ही हाथ दूर से एक काली सी मूर्ति हमारी तरफ आ रही थी। मैंने कहा होगा कोई। अब जैसे ही लेखक के मित्र ने उनसे कहा तो लेखक ने देखा तो उन्हें लगा बस कुछ ही हाथ दूरी पर, थोड़ी सी दूरी पर ऐसा लग रहा था कि कुछ एक काला सा कुछ आ रहा, उन्हें क्लियर नहीं दिख पा रहा था कि क्या आ रहा है। तो लेखक ने कहा अरे होगा कोई, कि मतलब कोई आ रहा होगा। 3 गज की दूरी से दिख पड़ा एक लड़का, सिर के बड़े बड़े बाल खुजलाता चला आ रहा था, नंगे पैर, नंगे सिर, एक मैली सी कमीज लटकाए है। अब जब जो आ रहा था वो थोड़ा थोड़ा और पास जब आया, तब फिर लेखक को और उनके मित्र को दिखा करीब 3 गज की डिस्टेंस से। 1 गज होता है करीब 9 स्क्वायर फीट। तो कह रहे हैं करीब 3 गज की डिस्टेंस से उनको फिर दिखाई पड़ा कि एक लड़का आ रहा है, और उस लड़के के जो बाल हैं वो बड़े बड़े हैं और वो अपना सिर खुजलाता हुआ आ रहा है। उन्होंने देखा कि उस लड़के के नंगे पैर हैं, मतलब वो बेयर फुट है, नंगे सिर है, मतलब इतनी ठंड पड़ रही है और उसके सिर पर कोई गरम टोपी या कुछ भी ढकने के लिए नहीं है। एक मैली सी कमीज लटकाए है और इतनी ठंड में भी वो बस एक शर्ट पहने हुए है, वो भी गंदी हो रही है उसकी शर्ट। पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे थे और वह न जाने कहाँ जा रहा था, कहाँ जाना चाहता था। न दायां था न बायां था। पास की चुंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा कोई 10-12 बरस का लड़का होगा। गोरे रंग का है पर मैल से काला पड़ गया है। आंखें अच्छी बड़ी पर सूनी है। माथा जैसे अभी से झुर्रियाँ खा गया है। तो अब जैसे ही लड़का जब उनके और पास आया तो अब वो लड़का ऐसा लग रहा था
कि बस वो चलता जा रहा है। उसको खुद नहीं पता था कि उसे जाना कहाँ है। तो कह रहे हैं पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे थे, मतलब वो किधर भी चला जा रहा था जिधर उसका शरीर उसको ले जा रहा था, और वह न जाने कहाँ जा रहा था, कहाँ जाना चाहता था। तो कह रहे हैं ऐसा लग रहा था उसे पता नहीं उसको कहाँ जाना है, न दायां था न बायां था। यहाँ उसको वहाँ पहुँचना है तो उस डायरेक्शन में जा रहा है। वह बस किधर भी ऐसे, जिधर उसका शरीर उसको लेके जा रहा है, जिधर उसके पैर उसको खींचे चले जा रहे हैं, उधर चला जा रहा है। वो उसको खुद भी नहीं पता था कि वह कहाँ जा रहा है, बस चलता ही जा रहा था। पास की चुंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा कोई 10-12 बरस का लड़का होगा। चुंगी, जैसा कि आपने देखा होगा कि कई बार रोड पर जाते समय हम टोल टैक्स पे करते हैं तो वहाँ एक कैबिनेट सा बना होता है, उसी को चुंगी कहते हैं। तो वहाँ एक व्यक्ति बैठा होगा टोल कलेक्ट करने के लिए। तो बता रहे हैं कि वहाँ पर जो चुंगी थी, वो जो टोल बूथ था, वहाँ पर एक लालटेन रखी हुई थी, क्योंकि रात का अब समय था। लालटेन कुछ ऐसी दिखती है जो कि रोशनी देती है। पहले काफ़ी लोग इस्तेमाल करते थे। लालटेन में एक ही ग्लास का बना हुआ होता था ये फ्रेम। यहाँ पे केरोसिन ऑयल भरा रहता था और यहाँ पे एक छोटी सी बत्ती होती थी जो कि जलती थी और फिर रोशनी देती थी। और ये जो नॉब है, इस नॉब से यहाँ पर रोशनी को कम या ज़्यादा करा जा सकता था। इस लालटेन की रोशनी में एक छोटा सा प्रकाश वृत्त, मतलब रोशनी का ही एक छोटा सा सर्कल आसपास ऐसे बन रहा था। तो उसकी ही रोशनी में लेखक और उनके मित्र उस लड़के को और ठीक से देख पाए। देखने पर उन्हें पता चला कि ये जो लड़का है ये कोई 10-12 बरस का लड़का होगा। तो उन्होंने देखकर उसको आइडिया लगाया कि ये करीब या तो 10 या 12 ईयर्स का लड़का है। और फिर उन्हें यह भी समझ में आया कि इस बालक का जो है रंग तो गोरा है, मतलब ये फेयर स्किन का है, लेकिन मैल से काला पड़ गया है। लेकिन इसका शरीर जो है वो मैल से, मतलब जो डर्ट के कारण है, वो काला पड़ गया है, मतलब काला सा दिख रहा है। बता रहे हैं इसकी जो आंखें हैं, इसकी जो आईज हैं, वो बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं। बड़ी बड़ी आंखें हैं इस बालक की, इस लड़के की, पर सूनी है। लेखक इस पंक्ति के द्वारा, इस लाइन के द्वारा उस बालक की हालत को बताना चाह रहे हैं। वो बता रहे हैं कि बालक की आंखें तो बड़ी हैं, सुंदर हैं, लेकिन उनमें कोई चमक नहीं है, कोई उत्साह नहीं है, कोई उमंग नहीं है। उसकी आंखें सूनी हैं। कहा जाता है कि आंखों से इंसान की मन की स्थिति का पता चल जाता है। जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी होता है तो उसकी आंखों में चमक नहीं रहती, उसकी आंखें सूनी हो जाती हैं। तो यह बालक गरीबी और दुख के कारण अंदर से बिल्कुल टूट चुका है और इसलिए इसकी आंखें सूनी सी हैं, इसकी आंखों में चमक नहीं है और इसके माथे पर, मतलब इसके फोरहेड पर झुर्रियाँ दिखने लगी हैं। यहाँ पर अभी से क्यों लिखा हुआ है? अभी से यहाँ पर इसलिए लिखा गया है क्योंकि अधिकतर इंसान के माथे पर जो झुर्रियाँ होती हैं वो ओल्ड एज में आती हैं, बुढ़ापे में आती हैं, जो कि एक नेचुरल सी बात है। लेकिन इस लड़के के फोरहेड पर इतनी छोटी सी उम्र में, मतलब ये आइडिया लगा रहे हैं कि करीब 10-12 साल का ही है, तो इतनी छोटी सी उम्र में ही इसके माथे पर झुर्रियाँ दिखने लगी हैं, रिंकल्स दिखने लगे हैं। वह हमें न देख पाया। वह जैसे कुछ भी न देख रहा था, ना नीचे की धरती, ना ऊपर चारों ओर फैला हुआ कोहरा, ना सामने का तालाब और ना एकाकी दुनिया। वह बस अपने निकट वर्तमान को देख रहा था। वह यहाँ पर आया है उस बालक के लिए, हमें यहाँ पर आया है लेखक और लेखक के मित्र के लिए। तो लेखक बता रहे हैं कि वह हमें ना देख पाया, वह जैसे कुछ भी ना देख रहा था। तो लेखक कहते हैं कि इस बालक का ध्यान किसी और नहीं था। इसने लेखक और उनके मित्र को नहीं देखा। आसपास नैनीताल का इतना सुंदर वातावरण था, लोग तो दूर दूर से इस सुंदर और शांत नैनीताल को घूमने आते हैं, लेकिन यह बालक बस चलता ही जा रहा था। अब बालक की ऐसी हालत को देखकर समझ में आ रहा था कि यह बालक बहुत गरीब और दुखी है और ऐसा लग रहा है जैसे इसने कई दिनों से ठीक से
खाना भी नहीं खाया है और इसका शरीर काफ़ी निर्बल हो गया है। आगे लेखक बता रहे हैं, न नीचे की धरती, न ऊपर चारों ओर फैला हुआ कोहरा, न सामने का तालाब और न एकाकी दुनिया। इस बालक को नैनीताल की इन सुंदर वादियों को देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वहाँ चारों तरफ जो कोहरा फैला हुआ था, वहाँ सामने एक जो तालाब था, और न एकाकी दुनिया, मतलब वहाँ का जो शांत वातावरण था, वहाँ भीड़ भाड़ नहीं थी, शोर नहीं था, तो वह बालक कुछ भी नहीं देखना और महसूस करना चाहता था। ऐसा लग रहा था मानो इसने अपने को इस दुनिया से अलग कर लिया हो। वह बस अपने निकट वर्तमान को देख रहा था। वर्तमान मीन्स प्रेजेंट। तो वह ना ही अपने पास्ट के बारे में कुछ सोच रहा था और ना ही अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोच रहा था। इस बर्फीली रात में यह भूखा और ठंड में ठिठुरता बालक तो बस अपने निकट वर्तमान, मतलब वह तो बस अपने प्रेजेंट में था। उसको लग रहा था कि उसको खाना और इस भीषण ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े और कहीं सिर छिपाने की जगह मिल जाए। आप सोचिए, अगर आप विंटर सीजन में किसी हिल स्टेशन में हो और आपने कई दिनों से ठीक से खाना ना खाया हो, आप बहुत भूखे हो और आपके पास बर्फीली ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े ना हो, ना ही रहने के लिए कोई जगह हो, तो आपको कैसा लगेगा? आप उस समय क्या सोच रहे होंगे? ऐसा लग रहा था मानो इसने अपने को इस दुनिया से अलग कर लिया हो। मित्र ने आवाज दी, ए! तो अब वह बालक तो बस अपनी धुन में ही पता नहीं कहाँ बस चलता चला जा रहा था। उसने किसी भी चीज को नहीं देखा, ना मित्र को देखा, ना लेखक को देखा, वह तो बस चला जा रहा था। तो जो लेखक के मित्र थे उन्होंने उसको आवाज लगाई, उन्होंने उसको बुलाया, ए! उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी। उसने किसने? बालक ने। तो अब बालक की जो सूनी सी आंखें थी, तो जब एकदम से उसको आवाज सुनाई दी तो उसने एकदम से देखा कि मतलब ये देखने के लिए कि ये कहाँ से आवाज आई। दुनिया सो गई, तू ही क्यों घूम रहा है? तो जो लेखक के मित्र थे अब उनको अचरज हो रहा था कि इतनी रात है, इतना ठंडा मौसम है और इस बर्फीली ठंड में यह बालक कहाँ घूमता चला जा रहा है ये। तो अब उन्हें जिज्ञासा हुई यह बात पता करने की, तो उन्होंने उस बालक से पूछा, दुनिया सो गई? मतलब इतनी रात हो गई है, हर कोई सो गया है, तू ही क्यों घूम रहा है? तू ऐसे यहाँ पर क्यों घूम रहा है? तू यहाँ पर आया है बालक के लिए। बालक मूक फिर भी बोलता हुआ सा चेहरा लेकर खड़ा रहा। मूक मतलब चुप। बालक लेखक के प्रश्न पूछने पर भी वह चुप रहा, वह कुछ बोला नहीं। लेकिन जो उसका चेहरा था, ऐसा लग रहा था वो सब कुछ बता दे रहा है। उसकी हालत इस तरह की थी कि ऐसा लग रहा था कि बिना बोले हुए उसकी दर्द का, उसकी पीड़ा का, उसकी स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता था। उस बालक को देख के ही उसकी हालत समझ में आ रही थी कि इसकी हालत ठीक नहीं है। कहाँ सोएगा? तो अभी बालक ने तो लेखक के मित्र की बात का कोई जवाब नहीं दिया था। लेखक के मित्र ने उस बालक से अब दूसरा प्रश्न किया कि कहाँ सोएगा, मतलब अब तू कहाँ सोएगा जाकर? तो अब बालक बोला, कहता है यहीं कहीं, मतलब सो जाऊंगा यहीं कहीं, पता नहीं मुझे, मेरा कोई ठिकाना तो है नहीं, तो जहाँ कहीं भी जगह मिलेगी वहीं पर सो जाऊंगा। लेखक के मित्र अब बालक से पूछते, कल कहाँ सोया था, मतलब कल कहाँ सोए थे तुम? तो इस पर बालक जवाब देता है, दुकान पर, मतलब वो किसी शॉप पर काम करता होगा। तो अब बता रहा है कि मैं कल दुकान पर सोया था। लेखक के मित्र उससे पूछते हैं, आज वहाँ क्यों नहीं? कि चलो कल तो तुम शॉप पर सोए थे, फिर आज वहाँ क्यों नहीं सोओगे? तो बालक जवाब देता है, नौकरी से हटा दिया, कि मतलब अब उसको नौकरी से निकाल दिया गया है। वो लेखक के मित्र अब बालक से पूछते हैं, क्या नौकरी थी? बालक बताता है, सब काम, 1 रुपया और झूठा खाना। तो बता रहा है कि उससे सारा काम लिया जाता था और उसको 1 रुपया मिलता था और जो लेफ्ट ओवर फूड होता था, जो झूठा खाना होता था, बस वो खाने को दिया जाता था। और अब उसके मालिक ने उस बालक को नौकरी से भी निकाल दिया है। तो लेखक के मित्र उससे पूछते हैं, फिर नौकरी करेगा? कि
कि मतलब तू क्या दोबारा कोई नौकरी करना चाहेगा अब? बालक कहता है हाँ। लेखक के मित्र कहते हैं बाहर चलेगा, मतलब कहीं और चल के नौकरी वगैरह अगर मिली तो करेगा क्या? तो बालक कहता है हाँ, मतलब कि हाँ मैं कर लूँगा वहाँ पर भी नौकरी। क्योंकि अब ये बालक बहुत निर्बल, बहुत कमज़ोर दिख रहा है, इसकी हालत ठीक नहीं दिख रही है। तो लेखक के मित्र को समझ में आ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि इसने खाना पीना भी नहीं खाया है। तो अब जो लेखक के मित्र हैं वो उस बालक से पूछते हैं आज क्या खाना खाया? मतलब तुझे आज कहीं खाना पीना मिला क्या? तूने क्या खाया आज? बालक कहता है कुछ नहीं। उसने बता दिया कि नहीं, आज तो मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो अब लेखक के मित्र बालक से पूछते हैं अब खाना मिलेगा? कि मतलब इतनी ठंडी है, इतनी रात हो चुकी है, सब सो गए हैं, तो क्या अब तुम्हें कहीं खाना मिल पाएगा? बालक ने जवाब दिया नहीं मिलेगा। उस बालक को समझ में आ रहा था कि उसको आज खाना कहीं नहीं मिलने वाला है और उसे भूखा ही सोना पड़ेगा। तो उसने बता दिया नहीं मिलेगा। लेखक के मित्र कहते हैं यूं ही सो जाएगा? मतलब तू क्या बिना खाना खाए ही सो जाएगा? बालक बोला हाँ। लेखक के मित्र ने फिर पूछा कहाँ? लेखक के मित्र ने पूछा कि अच्छा तू कह तो रहा है सो जाएगा, लेकिन तू कहाँ सोएगा? कल तो चलो बता रहा है तू जहाँ पे काम करता था वहाँ पर दुकान पे सो गया था, अब तो नौकरी से भी निकाल दिया गया है, तो फिर अब कहाँ सोएगा तू? तो बालक ने जवाब दिया यहीं कहीं, मतलब देखूंगा यहीं कहीं अपना गुजार दूंगा रात, यहीं कहीं अपना सो जाऊंगा। लेखक के मित्र अब बालक से पूछते हैं इन्हीं कपड़ों में? बालक फिर आंखों से बोलकर मूक खड़ा रहा, आंखें मानो बोलती थीं, यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न है। अब जब लेखक के मित्र ने उससे यह बात पूछी कि इन्हीं कपड़ों में, तो इस बात का उस बालक ने कोई उत्तर नहीं दिया, वह बस चुपचाप खड़ा रहा। लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखें जो हैं वो बोल रही हैं, मतलब उसकी आंखों को देख के समझ में आ रहा है कि यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न है कि अभी बताया था, अभी खाना नहीं खाया, रहने की जगह नहीं, और यूं ही बस यही कहीं सो जाएगा, फिर भी ये पूछ रहे हैं। मतलब उस बालक ने कोई जवाब नहीं दिया, ही डिडंट रिप्लाई। तो हम देख रहे हैं तो यहाँ लेखक के जो मित्र हैं वो बालक से उसके बारे में पूछ रहे हैं सब। तो अब लेखक के मित्र फिर भी उस बालक से पूछते हैं माँ बाप हैं? बालक ने कहा हाँ। लेखक के मित्र ने पूछा कहाँ? तो जो बालक है उनको बताता है 15 कोस दूर गांव में, मतलब यहाँ से 15 कोस दूर एक विलेज है, वहाँ पे है उसका घर। एक कोस करीब 3 किलोमीटर की डिस्टेंस होती है। तो बालक बता रहा है जो उसका घर है वो एक गांव में है और वो यहाँ से करीब 15 कोस दूर है। तो जो लेखक के मित्र हैं वो बालक से कह रहे हैं तू भाग आया? तो उनको समझ में आया अच्छा उसका घर इतनी दूर है, तो ऐसा लग रहा है कि लड़का भाग आया है अपने घर से। तो वह बालक बोलता है हाँ, मतलब हाँ मैं भाग आया। तो अब लेखक के मित्र ने पूछा क्यों, मतलब आखिर तुम क्यों भाग कर आ गए अपने घर से? तो बालक बताता है मेरे कई भाई बहन हैं, सो भाग आया। वहाँ काम नहीं, रोटी नहीं, बाप भूखा रहता था और माँ भूखी रहती थी, रोती थी, सो भाग आया। एक साथी और था, उसी गांव का था, मुझसे बड़ा, दोनों साथ यहाँ आए, अब वह नहीं है। तो अब बालक जो भी बात सही सही थी वो सब लेखक के मित्र को बता रहा था। वह बोला कि मेरे यहाँ पर आया है बालक के लिए। तो अब बालक लेखक के मित्र को बता रहा है कि जो 15 कोस दूर उसका गांव में जो घर है वहां से वह क्यों भाग आया। तो बता रहा है मेरे कई भाई बहन हैं, मतलब उसके कई ब्रदर और सिस्टर हैं, इसका परिवार बहुत गरीब परिवार है, वहाँ पर खाने पीने के लिए भी नहीं है। वह बता रहा है वहाँ काम नहीं, मतलब काम करना भी चाहो तो वहाँ पे कुछ काम नहीं है, रोटी नहीं। अब काम नहीं है तो पैसा कहाँ से आएगा, पैसा नहीं तो खाना कहाँ से लिया जाए। और इतने सब लोगों का, कई भाई बहन हैं उसके, माँ हैं, बाप हैं, तो सबका पेट कैसे भरा जाएगा। वहाँ रोटी नहीं है, मतलब खाना पीना नहीं मिल पाता है किसी को भी ठीक से। बाप भूखा रहता था और माँ भूखी रहती थी, रोती थी, सो भाग आया। तो बाप के पास भी कुछ काम नहीं था, तो वहाँ पर सब इसके घर में भूखे रहते थे, इसकी माँ रोती रहती थी, तो इससे ये सब देखा नहीं जाता था। तो यहाँ पर वह इसलिए आ गया कि शायद उसको यहाँ पे कहीं
काम मिल जाए। अब वह आगे बताता है, एक साथी और था, उसी गांव का था, मुझसे बड़ा। तो बालक आगे लेखक के मित्र को बता रहा है कि उसका एक साथी और था, मतलब एक उसका और फ्रेंड है जो कि उसके साथ ही आया था। वह जो लड़का था, मतलब जो बालक का साथी था, वह भी उसी गांव का था जिस गांव में यह बालक रहता था। बस यह जो लड़का था वह बालक से बड़ा था। बालक कह रहा है कि दोनों साथ यहाँ आए। यह दोनों यहाँ पर किसके लिए आया है? बालक और जो उसके साथ एक और लड़का भाग कर आया था उसके लिए। तो कह रहा है कि दोनों साथ आए थे, मतलब मैं और वह जो एक साथी था, जो कि हम लोग एक ही गांव में रहते थे, दोनों अपने परिवार को छोड़कर यहाँ आए। यहाँ मतलब कहाँ? नैनीताल आए। किस चीज की आस में? काम की तलाश में, कि शायद उन्हें यहाँ काम मिल जाए। तो समझ में आ रहा है कि जो ये बालक के साथ एक दूसरा लड़का आया था, जो उसका साथी था, वह भी गरीब ही है। तो अब बालक बता रहा है वह अब नहीं है, वह यहाँ पर आया है उस साथी के लिए जो बालक के साथ आया था। तो लेखक के मित्र ने पूछा, कहाँ गया? मतलब अब कहाँ चला गया वो? तो बालक बताता है, मर गया, मतलब उसका साथी तो अब मर गया। बस जरा सी उम्र में ही इसकी मौत से पहचान हो गई। मुझे अचरज हुआ, पूछा, मर गया? अब लेखक के मित्र ये सब जो बातें पूछ रहे थे बालक से, बालक के यह बात बताने पर कि उसका साथी मर गया, जो लेखक थे वो भी ये सब बातें सुन रहे थे, सब बैठे हुए वहां पर। तो अब उनको सरप्राइज हुए इस बात पर, उन्हें बड़ा अचरज हुआ यह सोचकर कि बस जरा सी उम्र में ही इसकी मौत से पहचान हो गई। मतलब यह बालक इतनी कम उम्र का है, इतना छोटा है, और इसने मौत को अभी से जान लिया। मतलब इसकी तो अभी खेलने कूदने की उम्र है, इसको मौत देखने का सामना करना पड़ा। मुझे अचरज हुआ, मुझे यहाँ पर आया है लेखक के लिए। तो लेखक कह रहे हैं मुझे बहुत सरप्राइज हुआ, मैं आश्चर्यचकित रह गया ये बात सुनकर। तो लेखक अब पूछते हैं, मर गया? तो बालक अब जवाब देता है, हाँ साहब ने मारा, मर गया। बालक का जो साथी है, जो कि उसके साथ गांव को छोड़कर नैनीताल आया था, उसको हम लोग कहानी में साथी कहा करेंगे। तो अब उसने इसका कारण बताया कि उसके साथी की मृत्यु कैसे हो गई। अब उसने बताया, हाँ जो साथी था वह जहाँ काम कर रहा था, उसका जो साहब था, मतलब उसका जो मालिक था, उसने उसके साथी को बहुत मारा, और इतना मारा कि उसका साथी मर गया। तो अब लेखक के मित्र अब बालक से कह रहे हैं, अच्छा हमारे साथ चल। हमारे यहाँ पर किसके लिए आया है? लेखक और लेखक के मित्र के लिए। वह साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्त के होटल पहुँचे। लेखक और लेखक के मित्र उस बालक को, उनका एक कोई दोस्त होगा जो कि वकील होगा, मतलब लॉयर होगा, तो जो वकील दोस्त हैं ये भी नैनीताल घूमने के लिए आए हुए हैं। अब यहाँ पर लिखा है वह साथ चल दिया, मतलब जो बालक था अब वो लेखक और लेखक के मित्र के साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्त के होटल पहुंचे। लौटकर यहाँ पर क्यों लिखा गया है? तो जो वकील दोस्त हैं ये भी नैनीताल घूमने के लिए आए हुए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे नैनीताल में ही जो लेखक और लेखक के मित्र हैं वो कुछ समय पहले वकील दोस्त से मिले हुए होंगे, और फिर वकील दोस्त अपने होटल चले गए होंगे और लेखक के मित्र अपना आगे चले गए होंगे। तो अब जब लेखक के मित्र को लगता है कि इस बालक को कोशिश करके देखते हैं कि शायद कहीं नौकरी पे लगवा दें, तो वे लौट कर, मतलब वापस से जाकर वकील दोस्त के होटल में पहुंच गए। अब हम कहानी के पार्ट 2 में जानेंगे कि लेखक और लेखक के मित्र के जो ये वकील दोस्त हैं वे क्या इस बालक की कुछ सहायता करेंगे, क्या वे इस बालक को नौकरी पर रख लेंगे। आपको क्या लगता है कि क्या ठंड में ठिठुरते हुए इस भूखे बालक को आज खाना मिल पाएगा? क्या इसको नौकरी मिल पाएगी?
कमेंट करके बताइएगा। Link of part 2 is given in description box. Thank you.